नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में परेशान डॉक्टर हड़ताल पर जाने का बना रहे हैं मंसूबा। कौम परस्त रहनुमा अमजद अयूब मिर्जा ने उजागर की पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हकीकत। और श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल नामी प्रोग्राम का इनेकाद। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों के आगे नौकरियों के लिए जद्दोजहद करना मुसलसल जारी है। जिन्हें बमुश्किलात मुलाजमत मिली भी तो वो परमानेंट होने के लिए हुकूमत से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि बिना मुश्तकिल जॉब के उन्हें आए दिन तनख्वाह के अलावा और भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यंग डॉक्टर्स जो मेडिकल मुआशरे का अहम हिस्सा हैं, बरसों से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। उनके मुतालबात पर गौर खोज करने के बजाय हुकूमत उन्हें नजरअंदाज करती आ रही है। ऐसे में डॉक्टर हड़ताल पर जाने का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन हालात के दरमियान डॉक्टरों ने एक सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें वजीर आला भी शरीक हुए। उन्हीं के सामने डॉक्टरों ने पूरे सिस्टम को जमकर खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में महकमा सेहत की बदउनवानियों और जुल्मों ज्यादतियों के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरे आए रोज का मामूल बने हुए हैं। मौजूदा दौर में भी डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के चांस हैं, लेकिन उससे पहले आरजी डॉक्टरों ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले एक हंगामा खेज सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें आला काबिल डॉक्टरों से लेकर खित्ते के अहलकार और वजीर आला हाजिर गुलबर खान शामिल हुए। इस दौरान यंग डॉक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट की बजाय मुस्तकिल मुलाजमत फराहम कराने समेत कई मामलात उठाए और अपने मुतालबात पूरी करने की मांग दोहराई। मैं इस फोरम की वसातत से 20 दिन के डेडलाइन देते हुए कहता हूँ, हम मजीद इंतजार नहीं कर लेंगे। हमारे मुंतजर मुतालिबात में जो 20 दिन के अंदर होने तो हल होने चाहिए, वरना हम रवायती अंदाज में अपने हक के लिए जो भी इकदाम होगा करेंगे। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट, ग्रेड 18 से 20 तक अरसा 2 साल से पेंडिंग डेफिसिट फौरन कर दी जाए। दुनिया में डॉक्टरों को मसीहा माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर न सिर्फ लोगों को लाइलाज बीमारियों से बचाता है, बल्कि उनके बेजान जिस्मों में जान डाल देता है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में इन मसीहाओं के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, जिस तरह उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उससे यहाँ के डॉक्टर्स में बेहद नाराजगी है। डॉक्टरों के मुताबिक साबिका काबीना में मंजूरी मिलने के बावजूद अफसरशाही और गफलत की वजह से कॉन्ट्रैक्ट रेगुलराइजेशन एक्ट 2020 को अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है, जिस वजह से सैकड़ों डॉक्टर्स अभी तक मुस्तकिल नहीं हो सके हैं, जबकि उन्हें तिब्बी शोबे में अपनी खिदमात देते हुए कई बरस से लेकर कई दहाइयों का अरसा बीत चुका है। यहाँ पे डॉक्टर इमरान साहब बैठा हुआ है, आपके सामने आज कोने में आपके बैठा हुआ है, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े सर्जन है। इसी तरह यहाँ आखिरी कोने में भी गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब डॉक्टर उज़्मा की मैं मिसाल दूं, डॉक्टर अकबर शाह की मैं मिसाल दूं, डॉक्टर कलीम की दूं, ये सारे डॉक्टर मिनटों में नोट छापते हैं अगर दफ्तर क्लिनिकों में बैठे। ऐसा है या नहीं है? वो सब कुछ छोड़ के उसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में भी दिन रात अपनी तवानाइयां सर्व करते हैं। यहां आपके सामने आके बैठे हैं इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान के शोबे सेहत को हम अपलिफ्ट करें, हम उठाना चाहते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शोबा सेहत हमेशा से ही खराब रहा है। हाजी गुलबर खान की मकामी हुकूमत, जिसने सेहत के हालात सुधारने के लिए लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन अपने वायदे पूरा न करने में वो पूरी तरह नाकाम रही। हुकूमत की नाकामी का असर पूरे जिले के अस्पताल में साफ दिखाई देता है। पहले हालात बदतर थे, जो अब बदतरीन हो चले हैं। नई मशीनें, दवाइयों की बात तो दूर की है, यहाँ काबिल डॉक्टर भी नहीं है। खित्ते में तिब्बी शोबे को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ्स की जरूरत को बेहद अहम बताया यंग डॉक्टर्स ने। सेमिनार में शिरकत के लिए खास तौर से आई खवातीन डॉक्टर्स ने भी अपने मुद्दे उठाए और अपनी परेशानियों से हुकूमत को वाकिफ कराया।
ہنزا ریجن میں ہمارے پاس آلریڈی جو ڈاکٹرز کی ایکیوٹ شارٹیج ہے، چاہے وہ ایموز ہیں چاہے وہ کنسلٹنٹس ہیں، یہ آپ کے نالج میں آلریڈی بات ہوگی، لیکن اس چیز کو تھوڑا سا سیریسلی لیا جائے. ٹوریزم کا ہب ہے ہنزا، اور ہمارے پاس آرتھوپیڈک سرجن نہیں ہے، ہمارے پاس جنرل سرجن ہے لیکن جنرل انستھیزیا میں وہ پروسیجرز نہیں کر پاتی، وہ صرف لوکل جو ہے پروسیجرز کر پاتی ہیں. اور اسی طرح سے میں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ پورے ہنزا ریجن کو سرو کر رہی ہوں، اور پیشنٹس جو ہیں ہمارے پاس ایڈمٹ تو ہوتے ہیں لیکن زیادہ خرابی کی صورت میں ان کو ریفر کرنا پڑتا ہے. میڈیکل کورس میں داخلہ لینے والے طالب علموں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دراصل پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں میڈیکل کالج اور ٹیچنگ اسپتال کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات پیش آتی ہیں. یہاں کے طالب علموں کو پاکستان کے مختلف صوبوں میں جانا پڑتا ہے، لیکن وہاں بھی پاکستانی صوبوں کا ڈومیسائل نہ ہونے کی وجہ سے سوتیلا رویہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتے ہیں. آج یہ بات سبھی جانتے اور مانتے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات کوئی ناجائز نہیں ہیں، پھر بھی حکمران ان پر توجہ نہیں دے رہے، اور اس کا خامیازہ ہڑتال کی شکل میں عام لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. ڈاکٹروں کے مطالبات کوئی ناجائز نہیں ہیں. مسلسل کئی برسوں سے اپنے مطالبات کو لے کر پریشان ان لوگوں کو اب تک ملی ہے تو صرف کوری یقین دہانی. بہرحال اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا. ایسا کہا جاتا ہے کہ کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں. جیسے ایک اچھا دوست مشکل وقت میں صحیح راہ دکھاتا ہے، اسی طرح سے ایک اچھی کتاب پڑھنے والوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیشنل بک ٹرسٹ کی جانب سے 9 روزہ چنار بک فیسٹیول نامی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس میں بڑی تعداد میں اسکولوں اور کالجوں کے طالب علموں کے ساتھ ساتھ ادبی ثقافت کے شائقین نے بھی شرکت کی. اور کیا کچھ خاص رہا اس پستک میلے میں، آئیے جائزہ لیتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں. یہ ہے شری نگر کا شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر، جو ڈل جھیل کے کنارے واقع ہے. یہاں پر شری نگر ضلع انتظامیہ اور NBT یعنی نیشنل بک ٹرسٹ کے مشترکہ تعاون سے 9 دنوں تک چلنے والے چنار بک فیسٹیول کا افتتاح کیا گیا. اس کا مقصد ادبی ثقافت کے مقامی شائقینوں کو کتابوں کے ذریعے ملک کے مختلف علاقوں کی ثقافتی وراثت سے روبرو کروانا تھا، جسے کافی اچھا رسپانس بھی ملا. ہمارا پریاس ہے کہ شری نگر میں ڈل لیک کے کنارے اس بھومی پر جو رشی منیوں کی، لیکھکوں کی، کویوں کی بھومی رہی ہے، ہم اپنی یووا پیڑھی کو کتابوں سے روبرو کرائیں. کتابیں ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کی سوچ کو، آپ کے خیالوں کو، آپ کی زندگی کی حسرتوں کو ایک بڑا وستار دیتی ہے. کہیں نہ کہیں بچوں کو یہاں کیول کتابیں ہی نہیں، کلا، ساہتیہ اور سنسکرتی کا بھی ایک سنگم اگلے 9 دنوں میں دیکھنے کو ملے گا. وہ اپنی جو بھارت کی وودھتائیں ہیں، کیول کشمیر کی نہیں، بھارت کی وودھتاؤں کو بھی یہاں دیکھ پائیں گے. پورا پریاس ہمارا یہی ہے کہ ہماری یووا پیڑھی اپنے دیش کو الگ الگ نظریے سے دیکھے، الگ الگ نظریے سے جانے، اور کتابوں کے مادھیم سے خود کو سشکتیکرن کی اور لے کے جائیں. اینڈ بک شوڈ بیکم اے میڈیم آف امپاورمنٹ. دیٹ از آور آئیڈیا. شری نگر میں یہ پہلا موقع تھا جب نیشنل بک ٹرسٹ کی جانب سے مقامی شائقینوں کے لیے کتابیں اور انہیں پڑھنے کے شغل کو فروغ دینے کی سمت میں اتنا بڑا پروگرام منعقد کیا گیا ہو. اس خاص میلے میں آنے والے طالب علموں اور کتابوں کے چاہنے والوں کے لیے اسکول کالج کے نصاب کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر مبنی الگ الگ قلمکاروں کے شاہکار فروخت کرنے کے لیے رکھے گئے تھے. قابل ذکر ہے کہ یہاں پر آنے والوں نے مانا کہ سائنسی ترقی کی وجہ سے لوگوں کو کافی سہولیات تو ضرور ملی ہیں، لیکن تنقیدی سوچ میں مہارت کو بڑھاوا دینے والی کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں وادی کشمیر میں ادبی میلے کو طالب علموں اور نوجوانوں کو کتابوں سے جوڑنے والی اہم کڑی مانا جا رہا ہے. کہ آج کے یوتھ وہ خالی فون پہ لگے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے چیٹ GPT سے ہمارا سب کچھ مل جائے گا، لیکن اگر وہ ایک بار جان کے دیکھیں گے، بکس سے ایسی طاقت ہے کہ اس سے وہ جو وہ چاہیں گے ریئلٹی میں بننا وہ بن سکتے ہیں. ہاں، پراپر نالج وہ گین کر سکتے ہیں. ہاں، اور میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں میں آیا، اس فیسٹیول کا میں پارٹ بنا. جدیدیت کے اس موجودہ دور میں
آج کی نوجوان نسل موبائل، کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ میں اس قدر مصروف ہو چکی ہے کہ وہ کتابوں کے کاغذی حروف اور الفاظ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم ہزاروں سال پرانی کشمیری ادب کی روایت کو فروغ دینے کے لیے ہی شری نگر میں بک فیسٹیول کا آغاز کیا گیا تھا، جس سے ان نوجوانوں میں کتابوں کے تئیں دلچسپی کو بڑھاوا مل سکے۔ اس کے چلتے یہاں پر ملک کے الگ الگ حصوں سے بک سیلرز اور پبلشرز بڑی تعداد میں کتابیں فروخت کرنے کے لیے لائے تھے۔ کتابوں کے پڑھنے سے لائف ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، آدمی کا ذہن کھلتا ہے، اور یہ دوسری چیزیں جو ہے آن لائن ان سب سے وہ چیزیں بیٹھتی نہیں ہیں دل میں، جو ہے وہ اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ کتابوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کالجز میں، اسکول میں اور مدارس میں ہر جگہ اس کی اہمیت، اس کا ویلیو جو ہے بتایا جائے، ٹیچرز اور اساتذہ اس کو بتائیں، اس کو جو ہے مدلل انداز میں اس کو بتانے کی کوشش کریں کہ نالج اور علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے دین میں بھی، اور ہر ایک کے نزدیک جو ہے اس کا ویلیو ہے۔ جموں کشمیر کی تاریخ میں ادب کے کئی جانے مانے ادبی شاعروں اور قلمکاروں نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ یہاں پر مختلف موضوعات کی کتابوں اور مخطوطات کو پڑھنے پڑھانے کی روایت کافی طویل رہی ہے۔ مغربی دنیا سے آئے کمپیوٹرز، موبائل اور انٹرنیٹ کو بھلے ہی کئی نوجوان کافی سہولت مند مانتے ہوں، لیکن اس جدید ترین دور میں بھی کتابوں کا اپنا رتبہ قائم ہے۔ آج بھی کتابیں لوگوں کے لیے علم حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بک فیسٹیول میں طالب علموں اور نوجوانوں کی رونق دکھائی دی۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان کی جانب سے تکرور کٹ پتلی وزیر اعظم نے پاکستان کے ایجنڈے کو اجاگر کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا اصلی مقصد جموں کشمیر اور لداخ میں دہشت گردی اور فرقہ واریت کو بڑھاوا دینا ہے۔ پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ نقاب کے پیچھے پاکستان کے اصل چہرے کو دیکھے اور کشمیر خطے میں پھیلائی جا رہی دہشت گردی کے لیے اسے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس کی کارروائی پر روک تھام لگائے۔ پامی ٹائمز نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ہنجا کے علی آباد کے گاؤں میں اچانک آئے سیلاب کی وجہ سے بھاری ملبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ آٹے اور بجلی کے داموں میں کمی لانے کا مطالبہ کرنے کے لیے میرپور کے لوگ ایک بار پھر سے سراپا احتجاج ہوئے۔ مقامی لوگوں کے احتجاجی سلسلوں کے بعد بھی پاکستانی حکومت آنکھ کان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بارامولہ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر میں آگامی اسمبلی الیکشن 2024 کے مد نظر ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر بارامولہ نے سبھی سیاسی رہنماؤں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میں سبھی سیاست دانوں کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری قاعدے قانونوں کے بارے میں بتایا گیا۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بڑگام میں ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے گرلز انٹر زونل کبڈی ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا، جو کہ جموں کشمیر میں لڑکیوں کو پیشے ورانہ کھیلوں کے تئیں بڑھاوا دینے کے لحاظ سے بڑا قدم ہے۔ اس میں 12 زون سے 418 لڑکیوں نے انڈر 14, انڈر 17 اور انڈر 19 کی کیٹیگری میں حصہ لیا۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈی سی شری نگر نے حضرت شیخ حمزہ مخدوم کی زیارت گاہ پر عقیدہ پیش کیا۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ کی ایم ایس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں بھارتی الیکشن کمیشن کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کے اعلان کو محض ایک ڈھونگ قرار دیا، جس کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنا ہے۔ پاکستان اور اس کا چہیتا چینل پی ٹی وی تو بس پاکستان حامی حریت رہنماؤں کے راگ کو الاپتا رہتا ہے۔ اس کے لیے پی ٹی وی الگاووادی حریت رہنماؤں کی خبروں کو آئے روز نشر کرتا رہتا ہے، جبکہ حقیقت میں جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور یہ بات پاکستان بھی بخوبی جانتا ہے۔ جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں جمہوریت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔
जिसकी मांग मुख्तलिफ सियासी जमातें भी कर रही थीं। इस ऐलान से पूरे जम्मू कश्मीर में बेहद खुशी है, लेकिन पीटीवी तो बस मानो आंखें बंद करके अपने आका पाकिस्तान को खुश करने के लिए मन ग्रंथ खबरों को चलाता रहता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम को पाकिस्तान की गुलामी की कीमत अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ रही है। इस दौरान इस बदनसीब खित्ते के लोगों को पाकिस्तान की वो सभी अजियतें सहनी पड़ रही हैं, जिसके बारे में एक आजादाना मुल्क के मकामी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोग पसमानदगी में दिन गुजारने पर मजबूर हैं। मकामी आवाम को बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से लेकर मुल्क बदर होने तक के जुल्म सितम बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। इन्हीं सब नाइंसाफियों पर कौम परस्त रहनुमा अमजद अयूब मिर्जा ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। उन्होंने बताया कि कैसे गुज़िश्ता 7 दहाइयों में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम के हको हुकूक सलब हैं। आज़ादी का मोल तो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों से बेहतर भला और कौन बता सकता है, जो 7 दहाइयों से पाकिस्तान की गुलामी में दिन बिताने पर मजबूर हैं, जहां पर इनके लिए कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। कहने को तो यहां पर असेंबली है, हुकूमत है और तमाम सरकारी महकमे मौजूद हैं, लेकिन इन सभी की तवज्जो मकामी अवाम की फलाह बहबूदी से ज्यादा अपने आका पाकिस्तान की जी हजूरी करने के तई मरकूज है। एक तवील वक्त से हुकूमत की लापरवाहियों का खामियाजा मकामी अवाम को गुर्बत और पसमानदगी की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। अवाम की इन्हीं सब परेशानियों को मुल्क बदर कौम परस्त रहनुमा अमजद अयूब मिर्जा ने उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमतों के किरदार पर सवालिया निशान लगाया है। गवर्नेंस की बात करें तो वहां पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है ना। वो तो जो पीओजेके की मुजफ्फराबाद लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई हुई है, वो तो एक पपेट असेंबली है जिसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। वो सारी तो पाकिस्तान चलाता है। पाकिस्तान की का जो वजारत दाखिला है यानी होम मिनिस्ट्री है, और पाकिस्तान की जो ISI है उसके पूरे कंट्रोल में है, और उनका नुमाइंदा जो है वो एक चीफ सेक्रेटरी है। तो चीफ सेक्रेटरी वॉइस रॉय की तरह होता है पीओजेके में, उसके पास बहुत पावर्स होती है। पाकिस्तान ने सबसे पहला काम ये किया कि अपने काबिज इलाके की मईशत को पूरी तरह से फेल कर दिया है। इसके लिए उसने मुख्तलिफ शोबे और कारोबार को जड़ से खत्म कर दिया और रोजी रोजगार के मौके पूरी तरह से सुखा कर रख दिया। नतीजतन लोगों के पास न तो मुलाजमत के मौके हैं और न ही अच्छी आमदनी के लिए तिजारत व कारोबारी सरगर्मियां हैं। काश्तकारी और बागबानी का शोबा तो पूरी तरह से मौसम के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाह बर्बाद होता जा रहा है। इकॉनमी बिल्कुल बर्बाद है, क्योंकि ना वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगने दी है आज तक, ना कोई वहाँ पे डेवलपमेंट होने दी है, जिसकी और टूरिस्ट डेवलपमेंट भी नहीं है। जितने टूरिज्म के मकामात हैं वो सारों पे तो आर्मी ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक बहुत डिप्राइव्ड है पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान भी। इसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बिजली चाहिए, तो वहाँ तो 12-12, 22-22 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। कभी 22 घंटे, 23 घंटे, 23.5 घंटे तक लोड शेडिंग हुई है गिलगित में। तो फिर आप मुझे बताएं कि वो आधा घंटा जो बिजली आती भी है अगर, तो उसमें कौन सा कारखाना चलेगा, कौन सी मिल चलेगी, कौन सी फैक्ट्री चलेगी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदउनवानी का आलम यह है कि यहाँ के लोग एक अदद सड़क के लिए तरस कर रह गए हैं। हर साल करप्ट हुक्मरान सड़क शाहराह बनवाने के नाम पर मुख्तस रकम को ही ठेकेदारों के साथ मिलकर गसब कर जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी मामला देखने में आया है कि सरकारी आंकड़ों और कागजात में पक्की सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन हकीकत में देखने जाएं तो सड़क मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर कई सड़कें इस कदर खस्ता हाल हैं कि लोग अपनी जान दांव पर लगाकर सफर कर रहे हैं। इसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोग हादसों के शिकार हो जाते हैं।
सड़कों की तरह ही यहाँ के तिब्बी इदारों का बुरा हाल है। मरीजों को यहाँ के बीमार अस्पतालों में ना तो डॉक्टरों की तरफ से मुकम्मल इलाज मिलता है और ना ही अद्वियात। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा है। रोज जो है सेफ्टी वॉल ना होने की वजह से गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, बसें, कोचें, जीपें जो है वो खाइयों में गिरती हैं, जिसकी वजह से लोग मरते हैं। एक ही खानदान के लोग मर जाते हैं, कई। तो इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं तो दवाइयां नहीं हैं, और क्लिनिक्स हैं तो डॉक्टर नहीं हैं। बरसा बरस से पाकिस्तान के मसनदे इख्तिदार पर एक के बाद एक सियासी पार्टियां आईं और गईं। सभी ने अपने आप को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम का सबसे बड़ा खैर ख्वाह बनने का दावा किया, लेकिन हकीकत में इलाके से कुदरती वसाइल की लूट खसोट करने के अलावा यहाँ पर अपना शिकंजा गड़ाए रखा। ऐसे हुक्मरानों के किरदार पर भी अक्सर सवाल उठते आए हैं। अगर कहा जाए कि इन गुलाम खित्तों की बर्बादी की बड़ी वजह ये मकामी हुक्मरान भी हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अमजद अयूब मिर्जा ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की वो हकीकत बयां की है जिसके बारे में जानकारी सबको है, लेकिन इसे बयान करने की हिम्मत कम लोग ही जुटा पाते हैं। बहरहाल वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। शोबा काश्तकारी में गुज़िश्ता बरसों में सिलसिलेवार तरीके से बेहतरी आई है। जोग्राफियाई लिहाज से दुश्वार माने जाने वाले इलाकों में लोग रिवायती और जदीद तरीन तरीके से काश्तकारी को मुनाफा बख्श बना रहे हैं। कुछ अरसा कबल तक पहाड़ों के उतार चढ़ाव पर यहाँ काश्तकारी काफी चैलेंजिंग मानी जाती रही है, लेकिन मुल्क भर में ग्रीन रेवोल्यूशन के खुशनुमा बदलाव का असर रियासत के दूर दराज इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला राजौरी का सरहदी इलाका, जहां मकामी काश्तकारों को खेती बाड़ी के रिवायती तौर तरीकों के साथ जदीद तरीकेकार से भी जोड़ा जा रहा है। इलाके में किसानों को एक फसल से दूसरी फसल के दरमियान बचे हुए वक्त में सब्जियां और फूलों की खेती के बारे में वक्तन फवक्तन मालूमात दी जाती रही है। इसका सही इस्तेमाल करते हुए किसान काफी मुनाफा कमा रहे हैं। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी काश्तकारों की काफी मदद की जा रही है। सब्सिडी देने के साथ ही उन्हें जदीद खेती के तरीके के बारे में लगातार अपडेट किया जा रहा है। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सर, इसमें क्या है कि किसान को हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है जिससे किसान को रोजगार मिले। पहले नजरिया कुछ और था, खेती बाड़ी वो लोग किया करते थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं, वो बोलते थे चलो खेती बाड़ी करते हैं। आजकल लोग बड़ी बड़ी एमएनसीज में नौकरी छोड़ के खेती बाड़ी की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार उनको बड़ी बड़ी अच्छी सब्सिडी दे रही है। इवन की एग्रीकल्चर में हमारी रियासत जम्मू में लोगों ने 2-2 करोड़ की सब्सिडी ली है, जिसमें उन्होंने जो ऑल वेदर मशरूम सेंटर लगाए हुए हैं, जिसमें 12 महीने मशरूम लगते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, क्योंकि उन्होंने सरकार ने उन्होंने सब्सिडी दी हुई है। आज के जदीद तरीन दौर में शोबाए ज़ेरात में काफी बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां पर लोगों को न सिर्फ बेहतर काश्तकारी की जानकारियां दी जा रही हैं, बल्कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जरूरी मशीनरी, खाद और हाइब्रिड बीज भी सब्सिडाइज रेट पर मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही डिपार्टमेंट की ओर से अफसरान फील्ड विजिट करके अक्सर प्रैक्टिकल जानकारी भी देते हैं। अलग अलग तरह की मिट्टी और उसकी खासियतों के बारे में तफसील से बेदार किया जाता है। ज़रूरी पैदावार को मजीद बेहतर बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार से भी काश्तकारों को रूबरू करवाया जाता है। एक बार डीसी आजाद चौधरी साहब थे, उनसे प्राइज मिला, चीफ एग्रीकल्चर से प्राइज मिला, हॉर्टिकल्चर से भी कई बार मिले। फिर हमें सब्सिडी दी थी। स्प्रिंकलर सेट है हमारे पास, पूरी ज़मीन को पानी बारिश की तरह लगाने के लिए। ये नहरें निकाली गई हैं। हमें डिपार्टमेंट के बहुत बेनिफिट दिए, क्योंकि हम काम करते तो वो देते थे हमें। नौशहरा वेस्टर्न के अंदर किसी ने फ्लोरिकल्चर का नहीं प्लांटेशन की होगी, वो भी हमने फ्लोरिकल्चर का भी लगाया हुआ है। हमारे डेली के 10 से 15 केजी फूल जाते हैं। रियासत के दूर दराज इलाकों में ग्रीन रेवोल्यूशन का असर दिखने लगा है, जिसे इस इलाके में कामयाब बनाने के पीछे किसानों की दिन रात की मेहनत तो है ही,
साथ ही महकमे की जानिब से की जा रही संजीदा कोशिशें भी शामिल हैं। वक्त वक्त पर महकमे के अफसरों और ज़रई शोबे के माहिरीन के जरिए दी जाने वाली जानकारियों से काश्तकार खेती बाड़ी से अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसकी बदौलत यहाँ के लोगों की मयारे जिंदगी में बेहतरी आई है। खास तौर से नामियाती काश्तकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसका अच्छा नतीजा सामने आ रहा है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट में हमने 16 के करीब क्लस्टर्स बनाए हुए हैं। उन क्लस्टर्स में हम फार्मर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक खेती करें। ऑर्गेनिक खेती का मतलब है कि किसान उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया, डीएपी, पोटाश और इसके अलावा जो दवाइयां हैं, कई बार फसल में कोई कीड़ा लग जाता है या बीमारी लग जाती है, तो उसमें जो केमिकल जो हैं उनको यूज़ करने से हम डिस्करेज करते हैं। तो इसके लिए हम फार्मर्स के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स, जो उसकी खाद की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए हम फार्मर्स के एंड पे वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स बनाते हैं। सही जानकारी की जरूरत हर फील्ड में होती है और काश्तकारी का शोबा भी इससे जुदा नहीं है। अगर साइंसी तरीके अपनाकर खेती की जाए तो ज़ेरात भी फायदे का सौदा बन सकता है। ऐसा देखने में आया है कि अक्सर काश्तकारों को बुनियादी जानकारी होती है, लेकिन वे बदलते वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं रखते। तकनीकी मालूमात न होने का कई बार खामियाजा उठाना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए काश्तकारों को तकनीकी जानकारी दी गई है। सरकारी मंसूबों का फायदा सभी तक, खासकर छोटे काश्तकारों को पहुंचाया गया है। इस वजह से नई नस्ल के लोग, खासकर नौजवान जो खेती बाड़ी से दूर हो गए थे, इसकी तरफ वापस लौट रहे हैं, जो यकीनन एक खुशनुमा बदलाव है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।